हमारे इसी चैनल पे भारतीय भवन जो 10th क्लास का तीनों बुक आता है, भारतीय भवन के साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों बुक का जितना भी हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा वो सब टॉपिक्स को पढ़ाकर हम डालने वाले हैं। और चैप्टर के थ्योरी के हर टॉपिक्स को भी डालेंगे जितना इम्पोर्टेंट हो। उसके साथ साथ जो टारगेट का बुक है ऑब्जेक्टिव का, उस सब ऑब्जेक्टिव का सलूशन भी डालेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का सलूशन जो डालेंगे उसको नहीं देखना होगा। सबसे पहले उसी चैप्टर का जितना भी चैप्टर का हम सलूशन पहले डालेंगे, ऑब्जेक्टिव का सलूशन, उससे पहले उसी चैप्टर का हम थ्योरी पहले डालेंगे। तो थ्योरी को पहले देख लेना होगा। यूट्यूब पर पहले पूरे थ्योरी को बिना स्किप किए सब थ्योरी को जितना भी थ्योरी दिए हैं उस सब थ्योरी को पहले देख लेना है। उसके बाद में ही चैप्टर स्टार्ट करना है, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, क्लासरूम के जैसे तो पढ़ाई इसमें नहीं हो सकता है ऑनलाइन में, क्योंकि क्लासरूम में हर टॉपिक्स को नहीं, जितना भी वर्ड बाय वर्ड लिखा रहता है उस सबको समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी को हम पढ़ा कर डालेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है, उसका वीडियो हो सकता है तो 3 वीडियो हम डालेंगे इसके थ्योरी का। जैसे फर्स्ट जो वीडियो डालने वाले हैं इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का, वो इस वीडियो में आपको ये सब टॉपिक्स मिलेगा जानकारी, इसका फुल डिटेल्स प्रकाश का परावर्तन के बारे में सब समझाएंगे, बताएंगे। फिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, फिर प्रकीर्णन, फिर उसके बाद में किरण पुंज क्या होता है, कैसे होता है, ये सब, पारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ और अपारदर्शी। फिर उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन का नियम चित्र के साथ में पूरा फुल डिटेल्स इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद में प्रतिबिंब के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। प्रतिबिंब के बारे में हर चीज़ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब कोई किरण किसी समतल सतह से आकर टकरा कर वापस लौटती है, जब कोई किरण समतल सतह से आकर टकरा कर और इस दिशा में, ऐसे दिशा में लौटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे आगे फुल डिटेल्स में बताने के लिए आगे प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक्स है, जिसको वहाँ पे हम आगे बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन उसे ही बोलते हैं हम लोग जब वस्तु से आके टकराया किसी भी समतल सतह से और फिर लौटा, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में इसको फुल डिटेल्स हम बताएंगे। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक्स है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तु यहाँ पे हम लिखे हैं जिससे प्रकाश निकले, शॉर्ट में लिख दिए हैं कि जिससे प्रकाश निकले। जैसे जिस वस्तु से ही प्रकाश निकलता है, एग्जाम्पल के तौर पे सूरज, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है वो क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु है। जिस वस्तु से भी प्रकाश निकले उसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। एक बार में समझ लीजिए, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, जिससे नहीं निकलता है उसे बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा कुर्सी, टेबल, कलम, कॉपी, जितना भी है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त का मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकले, प्रदीप्त का मतलब जिससे प्रकाश निकले। अगला टॉपिक्स है प्रकीर्णन। अगला टॉपिक्स है प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, जिसके द्वारा अगर कहीं अंधकार में भी, जहाँ पे रोशनी, सूरज का रोशनी हो या कोई लाइट का रोशनी हो, जहाँ पे डायरेक्ट सीधे नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर भी हम कुछ वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं या थोड़ा धुंधला भी देख पाते हैं। यह होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है, थोड़ा फास्ट में समझिएगा। प्रकीर्णन कहने का मतलब, जैसे वायुमंडल में हमेशा धूलकण उड़ते रहता है, वायुमंडल में हमेशा धूलकण उड़ते रहता है, तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वायुमंडल में जो भी धूलकण होते हैं, मान लीजिए धूलकण है, तो ये क्या करेगा, पहले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। सबसे पहले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करेगा। ये मान लीजिए धूलकण है, तो सबसे पहले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करेगा और फिर
कुछ ही क्षण बाद जस्ट इस प्रकाश को अपने में से बाहर निकाल देगा, यानी उत्सर्जन कर देगा। पहले क्या करता है, इसको अपने अंदर अवशोषित करता है, फिर इसको क्या करता है, खुद से बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग को अंधकार में भी, जब जहाँ पे रोशनी डायरेक्ट नहीं जा सकता है, वहाँ पर भी वस्तु को हम स्पष्ट या थोड़ा धुंधला भी देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश तो जाएगा नहीं सीधे, लेकिन बगल से प्रकाश जो सीधे आता है उसको धुलकन अपने अंदर अवशोषित करके फिर अगला धुलकन को देता है, फिर अगला, ऐसे करते करते वहाँ के वस्तु को हम कुछ देख पाते हैं। ये प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे है किरण पुंज बताए थे, किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है, 3 प्रकार का किरण पुंज है। किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का है। फर्स्ट जो किरण पुंज है, फर्स्ट वो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर बढ़ती चली जाती है। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल कर जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। आगे है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जाए, जैसे सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है वो क्या होता है, सूर्य से तो निकलता है लेकिन हमारे पास जब आता है तो उसको हम लोग मानते हैं समांतर। और सूर्य से जब निकलता है तो वहाँ पे कुछ दूरी के बाद हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि वहाँ से निकल रहा है तो अपसारी किरण पुंज है कुछ दूरी के बाद। लेकिन वही किरण काफ़ी दूर आने के बाद एक दूसरे से समांतर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण। अगर ऐसे कोई किरण आ रहा है तो उसको बोलेंगे समांतर, इसको बोलेंगे अपसारी, कहीं से निकल कर फैलते ऐसे आए तब। अगला टॉपिक है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि ऐसे आएगा प्रकाश चारों तरफ से और एक बिंदु पर आके मिल जाए। ऐसा बात नहीं चारों तरफ से ही आएगा, चारों तरफ से भी आ सकता है या कितना भी दूरी से आए, बशर्ते एक बिंदु पर जाके मिले। बहुत सारे आए ऐसे कंडीशन से और एक बिंदु पर जाके मिले तब बोलते हैं उसे अभिसारी किरण। इसको क्लास में हम समझाए थे। अभी का मतलब अभी आ रहे हैं, यानी एक बिंदु पर आ रहे हैं। तो अभी का मतलब एक बिंदु पर सब आके मिल जाए। अभी यानी कि अभी एक बिंदु पर अभी आ रहे हैं, एक बिंदु पर आके मिले, इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी यानी अब यहाँ से निकल रहे हैं तो निकल रहा है एक बिंदु से सब, तो अपसारी किरण पुंज। समांतर तो मालूम है कि एक दूसरे के समांतर निकलेगा किरण, तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ऑनलाइन क्लास में फास्ट में पढ़ाया जाता है। अगर कोई चीज़ में इसमें दिक्कत हो तो बैक जाके स्किप करके पीछे जाके फिर से वीडियो को एक बार देख के समझ लेना। चलिए आगे है पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो पहले एक बार डेफिनेशन इसका पढ़ लिया जाए। जिस वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाए, जिस वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाता है उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। वस्तु को बोलेंगे जिस वस्तु से प्रकाश इस पार से उस पार जाता है, उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा जो होता है, हवा उसको प्रकाश इस पार से उस पार कर देता है। पानी को भी प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। फिर कांच से भी, कांच से ही प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। हम एग्जाम्पल नहीं लिख पाए हैं, जगह थोड़ा कम था, पहले टॉपिक्स को लिख चुके थे। तो जिस वस्तु से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है बिल्कुल आसानी से, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा, पानी, कांच। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा समझिएगा टॉपिक्स का मतलब, याद करने का जरूरत नहीं है इस टॉपिक्स को। पारदर्शी, पार का मतलब होता है पार करना, दर्शी का मतलब दर्शन। मतलब आप लोगों को इसको टॉपिक्स का कुछ ऐसा मतलब निकाल लेना है, जिसका नहीं भी निकलता है उसका भी कुछ ऐसा मतलब निकालना है जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। दर्शी का मतलब समझ लीजिए कि दर्शन उसका हो गया। पारदर्शी यानी पार कर जाए, इस पार से उस पार कर जाए, तो इसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे बोलेंगे जो इस पार से उस पार जिसको प्रकाश करता है। आगे फास्ट में पारभासी। पार के मतलब पार तो कर रहा है, लेकिन भासी का मतलब होता है आभास, यानी आभास हम कर रहे हैं कि कुछ भाग प्रकाश का पार कर रहा है, कुछ भाग नहीं कर रहा है। तो भासी यानी कि आभास कर रहा है। तो
कुछ ही भाग पास करता है जिस वस्तु से प्रकाश, उस वस्तु को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जिस वस्तु को प्रकाश थोड़ा आर पार कर पाए, यानी उस वस्तु से प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं आर पार हो, थोड़ा हो, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। उसके अंतर्गत आता है आँख की पलक, उसके बाद में घिसा हुआ कांच, उससे भी घिसा हुआ जो कांच होता है, जैसे कांच है, क्या है, कांच है, अगर इसको हम घिस दें तो इससे प्रकाश कम ही आर पार करेगा, जिसको दर्पण भी बोलते हैं। दर्पण को भी घिस दे तो प्रकाश उससे कम ही आर पार करेगा। फिर उसके बाद बैलून का रबड़ का तेल लगा कागज, इस कागज में तेल लगा दे और इधर से इधर देखे, प्रकाश को इधर करके ऐसे, तो कुछ ही अंश प्रकाश का आ पाता है। तो कुछ अंश आता है तो पारभासी पदार्थ उसे बोलेंगे हम लोग। पारभासी नाम से स्पष्ट हो जाता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी किसे बोलते हैं? अपार, अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं। जैसे पारदर्शी हुआ, पारदर्शी का मतलब हम बताए हैं ऊपर कि पारदर्शी का मतलब होता है आर पार पूर्ण रूप से कर जाए। और जब इसी में हम अ लगा देंगे, अपारदर्शी हो गया, तो अपारदर्शी का मतलब, अ का मतलब नहीं, यानी बिल्कुल नहीं पार करे। तो जिस वस्तु से प्रकाश बिल्कुल थोड़ा सा भी पार नहीं करे, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जिस वस्तु को प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं कर पाए, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आता है टेबल हो, कुर्सी हो, दीवार हो, या लकड़ी हो, कोई कांच नहीं होगा। उसके बाद में कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। पत्थर, लोहा, लकड़ी, पेंट, मोटा गत्ता, धातु, प्लेट और भी चीज़, बहुत सारा चीज़ है जिसको आर पार नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही इजी था। इसके बाद में आता है प्रकाश का परावर्तन, जो सबसे अच्छा टॉपिक्स है। हम दिए थे उधर प्रकाश का परावर्तन, बोले थे टॉपिक्स में कि इसमें पढ़ाना है हमको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम आपको जब परावर्तन का नियम समझाएंगे तो डिस्प्ले पर खुद दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे तब तक समझिए प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है चित्र के द्वारा समझा जाए। इसमें क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समतल सतह। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे जो लाइन खींचे हैं, तो ये डिनोट करता है समतल सतह को। ये है समतल सतह, यानी कि बिल्कुल प्लेन हो। यहाँ पे ये जो किरण आ रहा है, ये जो किरण आ रहा है, ये है आपतित किरण। ये जो आपको किरण दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। टकरा कर लौटता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक ठो जो लंब खींचा गया है ऐसे बिल्कुल सीधे, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये तीनों मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर तीनों मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से समझना है। और अब कोई पूछे हमसे आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ध्यान देके एक बार, यह है आपतित किरण, टकरा के लौटता है परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो है, जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल हमारे जैसा ही हू बहू उधर हमको कोई चेहरा दिखाई देता है दर्पण में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अभी इसको समझाने के बाद इसका हम बिल्कुल पिक्चर दिखाएंगे जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
बिल्कुल वास्तव में हमको मालूम चलेगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो बिल्कुल वास्तव में वहाँ पे दोनों लाइन, नियम का दोनों लाइन कटान हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी बोलते हैं डॉटेड लाइन से प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसका पिक्चर दिखाने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में है, हाँ, इसी का वास्तविक प्रतिबिंब का ही दो मुख्य विशेषता है। क्या चीज़? तो एक चीज़ समझ लीजिए, नोट नंबर 1 में है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तव में बन रहा है, तो उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसका अंतर में आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसका 2 नंबर जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। एक चीज़ आपको जान जाना है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कभी भी किसी भी दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। आगे है आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब जो हम आभास करें कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना हो, ऐसा हम आभास करें, हमको लगे कि प्रतिबिंब यहाँ पे शायद बना है, तो और वहाँ पे जाने के बाद प्रतिबिंब हमको दिखाई दे ही नहीं, वहाँ पे नहीं रहता है। जहाँ पे लगता है वहाँ प्रतिबिंब नहीं बना रहता है, इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे इसका डिफिनीशन लिखा गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जब परावर्तित होगा तो जिस बिंदु से आती हमको प्रतीत होगा, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको बिल्कुल डिफिनीशन जो हम बताए हैं, इसका मतलब फुल डिटेल्स में नहीं समझा पाए, क्योंकि अभी पिक्चर में आपको समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। डिफिनीशन याद करने से ऊपर है, समझना उसको क्या बात है, उसको समझना। जैसे इसका नोट नंबर जो 1 और 2 है, बिल्कुल उसी के उल्टा होगा जो हम लोग अभी देखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब में देखे हैं नोट में, दोनों नोट में, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में है तो इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आभासी है, इसको हम कल्पना करते हैं कि यहाँ बना होगा, इसीलिए इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बताए हैं वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक होगा तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, जबकि यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ये दोनों है इसका अंतर। अब आपको चित्र में भी एक पिक्चर जो है उसमें दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कि उसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब है, उसमें देखिए जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ पे बिल्कुल लाइन जो कटा है, दोनों लाइन, वो बिल्कुल डॉटेड लाइन से नहीं होगा, डॉटेड लाइन से नहीं, पूर्ण रेखा होगा जिससे कटान बिंदु हुआ है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, यानी जो लाइन खींचा गया मुख्य अक्ष उसके नीचे बना होगा। फिर उसके बाद में आभासी प्रतिबिंब में जाइए। आभासी प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण से जो पीछे बना है, उसमें देखिए डॉटेड लाइन से जो भी रेखा गया है वो डॉटेड लाइन से गया है, और प्रतिबिंब जहाँ पे बना है वो डॉट डॉट करके दर्शाया गया है। इसका मतलब है वो आभासी प्रतिबिंब है, और वो दर्पण पे जो मुख्य अक्ष है उससे ऊपर बना होगा। जब भी कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा यानी कि सीधा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जब सीधा रहता है, चलिए एक नोट है, चलिए बात क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा बनता है उल्टा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। इस बात को याद रखना है। जो भी अगला टॉपिक्स है वो आपको वीडियो के दूसरा पार्ट में मिलेगा।